तो थोड़ा बैकग्राउंड। मैं एक आउटडोर कैंप इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं ज़्यादातर 7 से 18 साल के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ लीड करता हूँ और करवाता हूँ। और उस दौरान जो हुआ जब मैं वहाँ काम करता था, उसने मुझे सचमुच डरा दिया। और मुझे कुछ दिन पहले ही इस साइट के बारे में पता चला और मुझे लगा कि मुझे आखिरकार इन कहानियों को शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं सीधे पहली कहानी पर कूदने वाला हूँ। ये 3 दिन 2 रात के कैंप का पहला दिन है और सारे बच्चे सुपर एक्साइटेड थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सोने में आनाकानी कर रहे थे और हमें उन्हें 30 से 45 मिनट तक सोने के लिए धकेलना पड़ा, जो कि सामान्य समय से बहुत ज़्यादा है। और हम आमतौर पर दिन के लिए अपनी आखिरी डीब्रीफ और डिस्कशन करते हैं और नहाते हैं और अगले दिन फिर से एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले हमारे कीमती कुछ घंटे की नींद लेते हैं। तो लाइट्स आउट का समय हमारे पूरे दिन का हाईलाइट है। बच्चों को सुलाने के बाद रात के 12 बजे थे। सारे ट्रेनर हमारी आखिरी डीब्रीफ करने गए, एक छोटी सी एरिया की सफाई। आखिरी डीब्रीफ लगभग 45 मिनट तक चली। अब तक हर कोई सुपर थका हुआ था और रात के 1 या 2 बजे थे। ये एकमात्र समय है जब हमें बच्चों के सोने के बाद कैंप साइट से बाहर धूम्रपान करने की अनुमति है। स्मोक ब्रेक आमतौर पर लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है, जिसमें हर कोई अपने बच्चों के बारे में कहानियाँ शेयर करता है और बस यादृच्छिक बातें करता है। तो धूम्रपान करने के बाद हम कैंप साइट में वापस टहलते हुए गए। मेरा दोस्त, चलो उसे ऐश कहते हैं, ऐश और मैं आखिरी में कैंप साइट में वापस टहलते हुए गए और 2 लड़कों को डॉर्म से बाहर आते देखा। तो हमने सोचा, ओह शायद बस टॉयलेट जाने के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कि वे कुछ पकड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से हम उनकी तरफ चले गए और करीब से देखने पर उनके हाथ में उनके टॉयलेटरीज और तौलिया था। इसलिए हमने पूछा, इस वक्त क्या कर रहे हो? दोनों लड़कों ने बस कहा, महिला इंस्ट्रक्टर ने हमें जगाया। उसने कहा कि सुबह 6 बजे हैं और हमें नाश्ते के लिए देर हो रही है। बिल्कुल एक सुर में। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रांस में हों। ऐश और मैं इस पूरे कैंप में सिर्फ 2 महिला इंस्ट्रक्टर थीं। हम जानते थे कि कुछ हो रहा है, लेकिन हम बच्चों को कुछ भी शक नहीं करने दे सकते थे। इसलिए हमने इसे टाल दिया और कहा, तुम्हें पता है अभी क्या वक्त हो रहा है? अभी 3:30 बजे हैं, वापस सो जाओ। दोनों लड़के अपने डॉर्म में वापस चले गए। ऐश और मैं पूरे दिन की एक्टिविटीज से सुपर पसीने से तर और चिपचिपे थे और ये साल का सबसे गर्म दौर था, लगभग 32 डिग्री 90 प्लस माइनस फ़ारेनहाइट। इसलिए हमने जल्दी सोने के लिए बस एक बहुत ही तेज शावर लिया। जैसे ही हम अपने डॉर्म में वापस जा रहे थे, ऐश ने अचानक अपनी सांस में व्हाट द फक बुदबुदाया। इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उस दिशा में मुड़कर देखा जहां वो देख रही थी। 2 अलग अलग लड़के पहले की तरह उसी डॉर्म से बाहर निकले। हम लड़कों की तरफ आधा दौड़े और पूछा कि क्या वे शावर लेने और नाश्ता करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, फिर से जैसे वे ट्रांस में हों। ऐश और मैंने पुष्टि की कि डॉर्म में कुछ हो रहा है। इसलिए हमने उन दोनों लड़कों को वापस अंदर भेजने के बाद उनके दरवाजे के बाहर इंतजार किया। 5 मिनट बाद हमने डॉर्म के अंदर से कुछ पेपर बैग्स की सरसराहट सुनी और 2 अलग अलग लड़के दरवाजे पर दिखाई दिए। तो अब कुल 6 लड़के अपने टॉयलेटरीज और तौलिए अपने हाथों में लिए। क्या किसी महिला ट्रेनर ने तुम्हें जगाया? मैंने पूछा। हाँ, दोनों लड़कों ने एक साथ कहा। क्या वो अभी अंदर है? मैंने फिर पूछा। हाँ, वो हर किसी पर चिल्ला रही है और हमें नाश्ते के लिए उठने के लिए कह रही है। क्या तुम्हें उसकी आवाज़ नहीं आ रही? एक लड़के ने कहा। अगर मैं कहता कि मैं पूरी तरह से घबरा नहीं रहा था तो मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन मुझे अपने 9 साल के लड़कों के सामने एक ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के रूप में शांत रहना पड़ा। ठीक है, मुझे ट्रेनर दिखाओ। मैंने ऐश का हाथ पकड़ा क्योंकि दोनों लड़के हमें डॉर्म में ले गए। हर कोई अपने स्लीपिंग बैग्स में था। डॉर्म में बच्चों के अलावा किसी और के होने का कोई संकेत नहीं था। मैंने लड़कों की तरफ मुड़कर कहा, ट्रेनर कहाँ है? वहाँ। उन्होंने कमरे के सबसे अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। वहाँ कोई खड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐश ने आखिरकार कहा, ये बस ट्रेनर तुम्हें प्रैंक कर रही है। सो जाओ, हम तुम्हें सुबह उठाएंगे जब वक्त होगा। दोनों लड़के वापस सो गए और हम बच्चों से पहले कभी इतनी तेजी से दूर नहीं गए। किसी ने भी घटना के बारे में बात नहीं की और 6 लड़कों को जिन्हें महिला ट्रेनर ने जगाया था, उन्हें अगले दिन जब हमने उनके बारे में पूछा तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। ये पहली वाली जगह पर ही हुआ था। तो आखिरकार लाइट्स आउट का समय आया और हम हमेशा की तरह बच्चों को सुलाने और आखिरी डीब्रीफ वगैरह करते हैं। तो अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। मैं उठा और तैयार हुआ और सीधे कैंटीन गया जहां मेरे बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। मेरे 3 लड़के सुपर थके हुए लग रहे थे और मैंने पूछा कि क्या वे अच्छी तरह से सोए। तुम लोग बहुत मतलबी हो, उनमें से एक ने कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पानी का घूंट लिया और अपने दोस्त ट्रेनर अमीरुल की तरफ देखा और लड़कों ने कहा, तुम हमें सोने के लिए कहते हो और फिर जब हम आखिरकार सो जाते हैं तो तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। तुमने हमें फिर से जगा दिया। स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से बहुत हैरान था कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सारे ट्रेनर पिछली रात बहुत जल्दी सो गए थे। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे दोस्त ने पूछा। 3 ट्रेनर थे जो पोंचो पहने हुए थे, हमारे डॉर्म की विंडोज के पास कैच खेल रहे थे। तुम लोग बहुत शोर मचा रहे थे। मैं वहीं जम गया।
इस जगह का इस्तेमाल 1942 के आसपास एक फांसी स्थल के रूप में किया जाता था। मुझे यकीन है कि ये वो ट्रेनर नहीं थे जो पोंचो में थे। ना, हम पिछली रात बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि कुछ कैच खेल लेते हैं। अमीरुल ने मेरे लड़कों से माफ़ी मांगी और उन्होंने किसी तरह इसे मान लिया। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मेरे पास अभी भी कुछ है अगर तुम्हें दिलचस्पी है, लेकिन मुझे अब काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये लगभग 4 महीने पहले हुआ था और जब मैंने इसे अपने दोस्त के साथ सुनाया तो ये इतना डरावना नहीं था, लेकिन यार मुझे लगता है कि ये अभी भी शेयर करने लायक है। वैसे भी लाइट बंद होने के बाद का समय है और मैं ट्रेनर्स के डॉम में बैठा हूँ, बस चिल कर रहा हूँ और अपने साथी ट्रेनर्स के साथ अतीत की डरावनी कहानियां शेयर कर रहा हूँ। हम कुछ बंक बेड के बगल में जमीन पर बैठे थे। लड़कों ने फैसला किया कि वे फर्श पर सोना चाहते हैं क्योंकि जमीन ठंडी थी और वे शिकायत कर रहे थे कि बिस्तर पर सोना बहुत घुटन भरा था। रात के 3 बजे थे। हम में से 4 बंक बेड के बगल में बैठे थे। मेरी दोस्त लिन हम वापस आने से बहुत पहले ही सो गई थी क्योंकि वो स्मोक नहीं करती है, इसीलिए वो हमारे बगल वाले बंक बेड पर सो रही थी। हमारी बातचीत के लगभग 30 मिनट बाद लिन सीधी बैठ गई। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। क्या कर रही हो? एंसन, जो लिन का बॉयफ्रेंड था, ने मजाक में कहा जैसे ही हम सब उसकी तरफ मुड़े। वो बस वहां बैठी रही और एक शब्द भी नहीं बोला। व्हाट द फक? एंसन, अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल कर। आमिरुल ने उसे कुहनी मारी तो एंसन उठा और लिन के बगल में बैठ गया। उसने उसके बाल उसके चेहरे से हटाए और हम सब ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद थीं, इसीलिए शायद वो नींद में चल रही थी या कुछ और, भले ही वो खड़ी नहीं हुई थी। तो एंसन ने उसे फिर से लेटने की स्थिति में रखा और फिर हमारी तरफ वापस जमीन पर आ गया ताकि हम उससे बात कर सकें। लगभग 10 मिनट बाद लिन फिर से बैठ गई तो हम सब हैरान थे और बेशक डर गए थे क्योंकि हम डरावनी कहानियां शेयर कर रहे थे और वो अजीब हरकतें कर रही थी। ठीक हो लिन? मैंने पूछा। मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि मेरे पूछने के तुरंत बाद वो बिस्तर से उतरी और हमारे बगल में जमीन पर बैठ गई। उसने यहां तक कि टांगे भी क्रॉस कर लीं। उसके बाल अभी भी लटक रहे हैं, इसीलिए हम उसका चेहरा नहीं देख सके। मैंने उसके बाल हटाकर उसके कानों के पीछे कर दिए और फिर से उसकी आंखें अभी भी बंद हैं। आमिरुल गाली दे रहा था और 2 अन्य लड़के, कीथ और किम, एंसन से लिन की देखभाल करने के लिए कह रहे थे। हमने उसे खिड़की की तरफ वाले दूसरे बंक बेड पर ले जाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हम उसे अभी भी देख सकते थे। और फिर हमने बेवकूफ़ी से अपनी कहानियां फिर से सुनाना शुरू कर दिया। 5 मिनट से भी कम समय बाद लिन फिर से बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर खींचा और हमारे बंक के बाहर फ्लाइंग फॉक्स टावर की ओर इशारा किया। बातें करना बंद करो दोस्तों, वो चाहती है कि तुम उसके बारे में बात करना बंद कर दो, वो हमें देख रही है। फिर वो वापस लेट गई। हमने टावर की तरफ देखा, लेकिन हमने उस पर किसी को नहीं देखा। हमने अपनी माफी मांगी और तुरंत सो गए। अगली सुबह जल्दी आ गई। लिन और मैं नाश्ते के दौरान पानी की व्यवस्था कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कल रात क्या किया? हाँ, नहीं, क्यों? उसने कहा, तुम लगभग 3 बार बैठी और फिर तुमने हमसे बात करना बंद करने को कहा क्योंकि कोई हमें देख रहा था। मैंने उसे बताया। ओह, सच में? हाँ, कोई लाल कपड़े पहने उस टावर के ऊपर था, लेकिन वो चली गई। दूसरी कहानी वास्तव में वो है जिसे कई लोगों ने पहले सुना है, अगर आप लंबे समय से ट्रेनर रहे हैं तो। यहाँ एक आदमी है, या एक आदमी हुआ करता था जो हमेशा कैंपसाइट के आसपास घूमता रहता था, लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं करता, बस एक सुपर स्पष्ट क्षेत्र के आसपास खड़ा रहता है, जैसे कि पानी के कूलर के बगल में या डॉम के दरवाजे के ठीक बगल में। इस आकृति को पाकचिक कहा जाता है, जो अंकल के लिए एक मलय शब्द है। एक नज़र में आप जान जाएंगे कि वो ट्रेनर नहीं है, वो बेहद लंबा और पतला है। हालांकि मैं पाकचिक की कहानियां काफी समय से सुन रहा हूं, लेकिन मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई पिछले महीने तक। हम में से जो सिंगापुर में हैं वो जानते होंगे कि धुंध बहुत बुरी है और ये आमतौर पर रात में और भी बदतर हो जाती है। तो ये लाइट बंद होने का समय था और मैं हमेशा की तरह ड्रिल कर रहा था। ये चेक कर रहा था कि हर कोई डॉम में है या नहीं, इसीलिए मुझे डॉम से डॉम में जाना पड़ता है। ये वास्तव में एक आसान रात थी। मेरी दोस्त लिन आखिरी लड़कियों के डॉम से चेक कर रही थी और मैं पहले से चेक कर रहा था। तो वो 6, 5, 4 की जांच कर रही थी और मैं 1, 2, 3 की जांच कर रहा था, और मैंने अपने तीनों डॉम्स पहले ही खत्म कर लिए। क्या तुम डॉम 4 में आ सकती हो? लिन ने मुझे टेक्स्ट किया और मैं डॉम 4 की ओर बढ़ने लगा। ये डॉम्स को जोड़ने वाला रास्ता है। रात में यहाँ बहुत कम रोशनी थी, लेकिन ये एक शॉर्टकट था, तो मैं तब तक चला जब तक मैंने अपनी आंख के कोने में कुछ नहीं देखा। मुझे लगा कि ये एक स्टूडेंट है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे किसी भी स्टूडेंट या यहाँ तक कि एक टीचर से भी बहुत ज्यादा लंबा था। उसके बारे में इतनी कहानियां सुनने के बाद मैं उस दिशा में मुड़ा जहां मुझे लगा मैंने उसे देखा था। वो वहां था, बस खड़ा था। मैं उसका चेहरा या उसने क्या पहना था साफ तौर पर नहीं देख सका, धुंध और कम रोशनी के कारण। फिर वो चला गया। मैं डॉम 4 की ओर तेजी से बढ़ा और लिन ने मुझसे पूछा, तुमने देखा? मैंने सिर हिलाया। तुमने भी? हाँ, सच में मैं हो गया। मैं बस अकेले वापस जाने से डरती हूँ। लिन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से भाग गए।
आमतौर पर बच्चों को बिस्तर पर भेजने के पहले हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें कितने बजे उठना है और कहाँ रिपोर्ट करना है, और सामान्यतः समय सुबह 6 बजे तक या सुबह 5:30 बजे तक होता है। 5 बजे से पहले कभी नहीं। हम प्राइमरी 5 के बच्चों को स्कूल कैंप के लिए ले जा रहे थे और हमें सुबह स्कूल में इकट्ठा होना था। एक ट्रेनर स्कूल के सामने वाली सड़क पर रहता था, इसलिए सभी 10 ट्रेनर्स ने उसके घर पर सोने का फैसला किया, और हर बार जब हम एक साथ मिलते थे तो बस बातें करते जब तक कि सूरज नहीं निकल जाता। सुबह होने तक हम सब लाइट बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तो हम सब ने दिन भर गतिविधियां की, दिन भर बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन शुक्र है लाइट बंद होने का समय आ गया। हम थक गए थे। हमारी सामान्य अंतिम ब्रीफिंग, स्मोक और शावर के समय के तुरंत बाद हम सीधे बिस्तर पर चले गए। हमारी कीमती नींद के बीच में ऐश, जी और मैंने सुना कि हमारे लड़के अपने डॉर्म के बाहर घूम रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। हमने समय देखा और महसूस किया कि सुबह के 4:30 बज रहे थे, और नाश्ता सुबह 7 बजे तक नहीं परोसा जाएगा, जो कि 2 घंटे बाद था। हम में से 3 उनकी जांच करने गए। सभी लड़के डॉर्म 4A से थे। वे कैंटीन में टहल रहे थे, कुछ इधर उधर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे, बस बच्चे बच्चों की तरह। तो हमने उन सबको शांत किया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अभी कितने बजे हैं? जी, जो सबसे ज्यादा जागी हुई थी, ने कहा, 4:30। ये छोटा लड़का सामने बैठा था। तुम्हें कितने बजे उठना चाहिए? 6 बजे। वही लड़का फिर से बोला। तो तुम सुबह के 4:30 बजे क्यों उठे हो? जी ने कहा। ऐश और मैं बस उसके बगल में खड़े थे, आधी नींद में। फिर सभी लड़कों ने जवाब देना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जब बच्चे कुछ जानते हैं तो वे शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हमें बहुत सारे लड़के मिले जो बात कर रहे थे, लेकिन वो सब एक ही बात कह रहे थे। ओह, अभी ये बूढ़ा आदमी था, उसने हमें कैंटीन में आने को कहा। उसने कहा कि नाश्ता तैयार है। उसने तुम्हें नाश्ता करने को कहा? जी ने पूछा, मुझे चुटकी बजाते हुए और मुझे जगाने के लिए कह रही थी। मैं इस समय सुपर अलर्ट था, क्योंकि जो उन्हें आने के लिए कह रहा था वो निश्चित रूप से इंसान नहीं था। वो हमें लगातार इशारा कर रहे थे, फिर उन्होंने हमें नाश्ता करने को कहा। लड़कों ने फिर से कहा, जैसे कि हमने पहली बार नहीं सुना। बहुत थके हुए होने के कारण हमने बस उन्हें यह बताया कि ये ट्रेनर्स में से किसी एक की शरारत थी, और उन्हें उनके डॉर्म्स में वापस भेज दिया। टीचर दूसरे दिन कैंप फायर के बाद बहुत गुस्सा हो गई थी, कहते हुए कि अगर कोई फिर से अपने डॉर्म से सुबह 4:30 बजे बाहर जाता है तो वे उनके साथ बाहर सोएगी। शुक्र है कि रात 2 को कुछ नहीं हुआ। मैंने 3 रात से सोया नहीं हूं। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे फिर से वो चिटरिंग सुनाई देती है। ये गीली, भयानक क्लिक करने वाली आवाज, पैरों का लकड़ी पर खरोचने का शोर, और जब मैं उठता हूं तो मुझे उसका खून सूंघने को मिलता है। अभी भी मेरे हाथों पर महसूस होता है। मुझे पता है कि ये कैसा लगता है। हर कोई सोचता है कि मैं बस एक और जंगल में रहने वाला हूं जो दावा कर रहा है कि उसने कुछ अप्राकृतिक देखा, लेकिन ये सच है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी तरह गलती नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे नहीं भूलोगे। उसका नाम केटी था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और मैं उसे तब से जानता था जब हम 11 साल के थे। हम दोनों को कुछ समय के लिए अटलांटा से बाहर निकलने की जरूरत थी, इसलिए हमने एक ऑफ ग्रिड वीकेंड की योजना बनाई। कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, बस कुछ दिन जंगल में, बियर का एक कूलर और एक 2 व्यक्ति का टेंट। जानते हो, उस ट्रिप के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके लिए तैयार होते हैं। खैर, हमने तैयारी की। वो एक बुरे ब्रेकअप से अभी अभी बाहर आई थी। मैं अभी अभी नौकरी से निकला था। हमारे पास खोने के लिए सब कुछ था और पाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए हमने इसे आजमाया। हमने चटाहूची नेशनल फॉरेस्ट के पास एक जगह चुनी, लेकिन किसी भी स्थापित रास्ते से आगे हाइक किया। मुझे नहीं पता क्यों, वो बहादुर और साहसी और सुंदर थी। मुझे हमेशा उसे मना करने में मुश्किल होती थी। फिर भी मैं घंटों हरे भरे जंगल में बात कर रहा हूं। हमने क्रीक के पास कैंप लगाया, कुछ ड्रिंक्स खोले और मेंढकों आसिकाडो को दुनिया पर कब्जा करते सुना। वो पहली रात एकदम सही थी, दूसरी नहीं थी। ये टेंट के बाहर एक आवाज से शुरू हुआ। मुझे पहले लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन ये बहुत लयबद्ध था। टैप टैप टैप। मैं टेंट में बैठ गया। केटी अभी भी सो रही थी, अपने स्लीपिंग बैग में सिमटी हुई थी। क्या ये एक रकून था? मैंने फ्लैप को खोला और अपना सिर बाहर निकाला। कुछ नहीं। मैं वापस सो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 20-20 है ना? अगली सुबह सब कुछ ठीक था। मैं उस आवाज को पूरी तरह से भूल गया और हमारा दिन पूरी तरह से सामान्य रूप से गुजर गया। दोपहर के आसपास हमें एक ऐसा रास्ता मिला जो हमने पहले नहीं देखा था। यह पेड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता था, आधा उगा हुआ और पुराने हिरणों के निशानों से भरा हुआ। हमने उसका पीछा किया। लगभग 20 मिनट में हमें वो कैबिन मिला। ये परित्यक्त लग रहा था। मुश्किल से लकड़ी की पट्टियां उखड़ी हुई, छत लटक रही थी। बरामदे पर एक जंग लगा हुआ बक ट्रैप लटक रहा था। हेलो, केटी ने पुकारा। मैं वापस मुड़ना चाहता था। मैं सचमुच चाहता था,
लेकिन उसने दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे गया, क्योंकि मैं यही करता था। हर किसी का वो दोस्त होता है ना, वो जिसके पीछे हम दुनिया के अंत तक जाएंगे, वो जिसे हम दोस्त से ज़्यादा चाहते हैं। अंदर हवा गलत थी, मोटी, जैसे वो बालों से भरी हो। धूल सुस्त सरपिलों में तैर रही थी। दीवारें पुराने शिकार के ट्रॉफियों से भरी हुई थी। एक भालू की खोपड़ी, सींगों पर सूखे मखमल के टुकड़े अभी भी लटक रहे थे। खाली कांच के जार। पिछले कमरे में कुछ खड़खड़ाहट हुई। कोई यहां पर है, मैंने फुसफुसाया। हमें जाना चाहिए। शायद कोई जानवर, केटी ने कहा। वो एक काउंटर पर गई, एक धूल भरा मेसन जार उठाया। उसमें एक अजीब सा लगभग बैंगली तरल था। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, डिटर्जेंट? केटी, आवाज पीछे से आई और फिर एक विशाल छाया थी। वो गलियारे में फैल गई जैसे वो खुद को छोटा करना नहीं जानती हो। मैं इसका ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। उसके पैर थे, बहुत सारे, और एक शरीर गीले चमड़े जैसा और कुछ मानव आकार का, जहां सिर नहीं होना चाहिए था। ये तेज चला, ये बहुत तेज चला। उसने पहले केटी को मारा। उसे चिल्लाने का भी समय नहीं मिला। एक सेकंड वो मेरे पीछे थी और अगले ही पल वो फर्श पर थी। उसके पैर किक कर रहे थे, उसका गला खुला हुआ था। खून दीवारों, मेरे हाथों, मेरी पैंट पर लगा। यह हर जगह था। मैं दरवाजे से बाहर भागा, रास्ते से नीचे, पेड़ों से होते हुए। उसने मेरा पीछा किया, चिटरिंग लगातार और जोरदार। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा कितनी देर तक पीछा किया, बस इतना कि जब मैं क्रीक पर वापस आया तो वो जा चुका था। मैंने सोचा कि क्या वो पानी पार करने में असमर्थ था। थोड़ी देर के लिए, फिर गिर गया और तब तक उल्टी करता रहा जब तक मैंने तारे नहीं देखे। मैं अगली सुबह रेंजर स्टेशन पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तलाशी ली, कहा कि उन्हें मेरे पुराने कैंप साइट के पास खून मिला, लेकिन कोई लाश नहीं, कोई केटी नहीं, कोई राक्षस नहीं। वो सोचते हैं कि मैंने उसे मार डाला। मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं। वो बस मेरे फिसलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। कैबिन में उस चीज ने मारा। मैं बस चाहता था कि कोई और जाने। और अरे, आपको ऐसा कुछ मिला हो तो जो, बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मुझे तुम पर विश्वास है। कई सालों तक मैं मुस्कोकाज में एक रात भर के कैंप में कैंप काउंसिलर रहा। मुझे ये काम जिंदगी की किसी भी नौकरी से ज्यादा पसंद था। तनख्वाह न के बराबर होने के बावजूद परेशान करने वाले कैंप पर लंबे दिन और छोटी रातें, घटिया खाना आदि। एक तो मुझे जितनी डरावनी कहानियां याद आती थीं, मैं उन्हें सुना सकता था। मरते हुए कैंप फायर के आसपास जूनियर हाई के बच्चों के साथ बैठना, जो सबसे डरावनी, सबसे खून जमा देने वाली कहानियां सुनने की मांग कर रहे थे, इससे बेहतर कुछ नहीं था। और मैंने उन्हें सब सुनाई। बेबी सिटर और डरावनी जोकर की मूर्ति, ड्राइवर और डरावना गैस अटेंडेंट, औरत और उसकी चाटने वाली कुत्ती। मैंने अपनी सबसे अच्छी कहानियां उन रात भर की यात्राओं के लिए बचा कर रखी थीं, जो हम अल्गोनकिन पार्क में करते थे। गैर कनाडाई लोगों के लिए ये ओंटारियो के बीच में एक विशाल पार्क है, जो लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब दिन प्राचीन झीलों पर नाव चलाने में बिताए जाते थे और रातें आग के आसपास गाते हुए, स्मोर बनाते हुए और जितना शोर कर सकते थे उतना शोर करते हुए बिताई जाती थी। जब बच्चे शांत हो गए तो मैंने उन्हें जंगल में एक पीछा करने वाले की कहानियां सुनाई, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि उसने अपने सभी पीड़ितों को डर से लकवाग्रस्त कर दिया। या उन कैंपरों के समूह की जो एक परित्यक्त, या क्या ये था, पागलखाने से झील के पार एक रात बिताने का फैसला किया। इस खास रात को मैंने कहानियां खत्म कर दी थी। एक बार फिर जोर देकर यह कहा कि वे पूरी तरह से सच थीं और कैंपरों को अपने टेंट में भेज दिया। ये एक थका देने वाला दिन रहा था और 6 में से कोई भी बच्चा देर तक जागने के मूड में नहीं था। मेरे साथी काउंसलर ने भी इसे बंद करने का फैसला कर लिया था, जिससे मरते हुए आग के बगल में एक गिरे हुए लॉग पर सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने ठंडी ताजी देवदार की सुगंध वाली हवा की एक गहरी सांस ली और झील की ओर देखा। आंशिक चांद का प्रतिबिंब कांच के पानी पर पड़ रहा था और दूसरी तरफ मैं कई 100 फीट ऊपर उठती हुई ऊंची चट्टानें देख सकता था। मैंने सोचा कि क्या हम नाव से पार जा सकते हैं, कुछ दर्जन फीट चढ़ सकते हैं और कुछ चट्टान से कूद सकते हैं। मैं मुस्कुराया। अगर हम ऐसा करते तो कैंप डायरेक्टर मेरा सिर काट लेता अगर उसे पता चलता। चट्टानों के सबसे ऊपर की ओर हलचल ने मेरी नजर खींची। चोटी पर एक छोटी सी रोशनी इधर उधर घूम रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये तारा है, लेकिन ये बड़ा और सुनहरा चमक दे रहा था। ये धीरे धीरे एक छोटे से चाप में आगे पीछे घूम रहा था। जैसे ही मैं बैठ गया और इसे देखा, इसके बगल में एक और दिखाई दिया, जो चट्टान की चोटी पर घूम रहा था। फिर एक और, फिर एक और कुछ और। मेरा पेट मेरे पैरों में आ गया। मैंने अपना बैग पकड़ा और अपना डिजिटल कैमरा बाहर निकाला। फिर उसे छोटे चमकते गोले पर केंद्रित किया और जूम फंक्शन का इस्तेमाल किया। मैंने उनकी गिनती की और फिर मैंने फिर से गिनती की। ओह शिट! एक झटके में मैं उठ गया और टेंट की ओर दौड़ा। अरे दोस्तों, जागो, हमें जाना है। टेंट में हलचल हुई और फिर 7 उलझे हुए सिर मेरी ओर देख रहे थे।
मेरे सह काउंसलर के चेहरे पर चिंता और शुद्ध गुस्से का मिश्रण था। मुझे ये करना पसंद नहीं है, लेकिन बादल बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। एक बड़ा तूफान आ रहा है। अगर हम इसमें फंस गए तो ये हमारी यात्रा को बर्बाद कर देगा। सच में? लॉरा, मेरे सह काउंसलर ने पूछा। हम जंगल के बीच में हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपने बैग से एक नक्शा और टॉर्च निकाली। हमसे कुछ किलोमीटर दक्षिण में एक रेंजर का स्टेशन है। मैंने अपनी उंगली से रास्ता दिखाया। भगवान का शुक्र है, हम कुछ घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। कैंपर कराने लगे। क्या हम सुबह नहीं जा सकते? नहीं, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज झील के पार गूंज रही थी। मैंने इसे नीचा किया। चलो चलो, सामान समेटते हैं और चलते हैं। मैं तुम्हें रास्ते में कहानी सुनाऊंगा। मैं मुस्कुराया, हालांकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरे होंठ कांप रहे हैं। ये मेरी सबसे अच्छी कहानी है। ऐसा लगा कि इससे वे चल पड़े और 10 मिनट के भीतर टेंट पैक हो गए और हमने छोटी टॉर्चों के साथ अपने एकमात्र मार्गदर्शक के रूप में गहरे जंगल में अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब मुझे विश्वास हो गया कि हम एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने खुद को आराम करने की अनुमति दी और अपनी पसंदीदा कैंप फायर कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सदियों पहले यूरोपियन सेटलर्स के देश में आने से पहले ये फर्स्ट नेशंस के लोगों द्वारा बसा हुआ था। उन्होंने पश्चिमी कनाडा से यात्रा की थी, भैंसे और बाइसन जैसे बड़े जानवरों के माइग्रेशन पैटर्न को पता करने के लिए। आखिरकार वे ओंटारियो पहुंचे, जिस बिंदु पर वे यात्रियों के छोटे छोटे समूह में बंट गए। प्रतीक अपने लिए एक भूमि का टुकड़ा खोज रहे थे। किंवदंती है कि 20 से लगभग 20 महिला और बच्चों का एक समूह इसी इलाके से ऐसी जगह की तलाश में घर कहने के लिए यात्रा कर रहा था। हालांकि अक्टूबर का अंत भी नहीं हुआ था, लेकिन मौसम खराब हो गया था और जैसे ही समूह झील के चारों ओर यात्रा कर रहा था, एक भयानक बर्फीली तूफान आ गया। 1 घंटे के भीतर समूह ने अपने आप को अंधाधुंध बर्फ और 0 से नीचे के तापमान में पाया। उनके पास जो कपड़े थे वे पतझड़ के लिए थे, इस तरह के मौसम के लिए नहीं। और उस समय कोई भी कनाडाई गूस जैकेट नहीं थी। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रात गिर रही थी जब वे एक चट्टान के किनारे पर पहुंचे, जो ठंडी ऊबड़ खाबड़ झील पर छाया हुआ था। इस समूह के लिए रुकना नहीं था। अगर वे चट्टानों को पार नहीं करते तो वे मुड़ जाते। लेकिन अंधेरा होने और बर्फ और भी ज्यादा गिरने के साथ दृश्यता लगभग न के बराबर थी। इसलिए एक बुजुर्ग ने क्या किया, उसके पास जो थोड़ा सा मिट्टी का तेल बचा था, उसका उपयोग करके उसने प्रत्येक यात्री के लिए एक लालटेन जलाई और उन्हें अपने सामने ले जाने के लिए कहा, ताकि वे चट्टानों को देख सकें, बल्कि ये देख सकें कि उनके सामने कौन है, जिससे वे सभी संकरी चट्टानों को पार कर सकें। सबसे मजबूत पुरुषों के नेतृत्व में समूह ने चट्टानों को पार करना शुरू कर दिया। जमने वाली गीली बर्फ ने उनके शरीर की हर हड्डी को भिगो दिया। तेज हवा ने किसी भी उजागर त्वचा को ठंडा कर दिया और उन्हें चट्टान से नीचे धकेलने की धमकी दी। उनका रास्ता सिर्फ कुछ फीट चौड़ा था और यहां तक कि सबसे अच्छे हाइकिंग बूट्स के लिए भी सरकने वाला होता। हाथ से बने मोकैजिन तो दूर की बात। धीरे धीरे, पीड़ादायक रूप से धीरे, उन्होंने चट्टानों पर अपना रास्ता बनाया, प्रार्थना करते हुए कि दूसरी तरफ जो कुछ भी हो, वे उन्हें तेज होते तूफान से बचा सकता है। वे लगभग आधे रास्ते पर थे, झील से सैकड़ों फीट ऊपर। हालांकि ये उनकी नजर से बहुत दूर था। वास्तव में इस अंधाधुंध तूफान में वे सिर्फ अपने सामने की लालटेन सा देख सकते थे, जो उनके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रही थी। अगर प्रकाश ऊपर गया तो वे ऊपर गए, अगर नीचे गया तो वे नीचे गए। प्रत्येक यात्री लगभग एक ट्रांस में था, कुछ भी परवाह नहीं कर रहा था सिवाय कुछ ही फीट दूर चमकते हुए गोले के। हालांकि नेता के लिए इसकी सरलता नहीं थी। वो अंधाधुंध आगे बढ़ा, अपने खाली हाथ से चट्टान के साथ खेलता रहा। हालांकि उसकी त्वचा इतनी सुन्न थी कि वो किसी भी चीज के बारे में महसूस ही नहीं कर सकता था। जैसे ही रास्ता फिर से पीछे मुड़ गया, उसने गलती की और अपना पैर खो दिया। ठीक उसी समय जब हवा का एक झोंका उसकी पीठ पर आ गिरा, उसने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जमी हुई उंगलियां कुछ नहीं पकड़ सकी। एक भयानक चीख के साथ वे चट्टानों से फिसल गया और बर्फ की काली झील में गिर गया। बेशक बाकी की पार्टी ने उसे गिरते नहीं देखा। उन्होंने केवल उसके चमकते हुए गोले को ब्लफ से गिरते हुए देखा और अंधेरे में गायब हो जाते। शोक करने का समय नहीं था। उन्होंने जारी रखा, लेकिन तूफान और भी बुरा होता जा रहा था। 1 मिनट के बाद बच्चों में से एक, जिसका शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता था, गिर गया। उसकी लालटेन तब तक चमकती रही जब तक कि ऊबड़ खाबड़ पानी ने उसे बुझा नहीं दिया। दूसरे ने, जो ये देखकर अपना संतुलन खो दिया और गिर गया। ये पैटर्न तब तक चलता रहा जब तक कि केवल 5 लोग नहीं बच गए, जो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे, सामने की रोशनी का अनुसरण करते हुए। जितनी कोशिश की, चट्टानें अक्षम्य थीं। शेष 4 बचे, फिर 3 और फिर 2 और फिर केवल 1 बचा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पृथ्वी को शाप दिया जब उसके पैर फिसल गए और वे सैकड़ों फीट नीचे गिर गया। उसकी लालटेन अंतिम थी जो बुझ गई। चट्टानों को पार करने की कोशिश करने वाले 20 सदस्यों में से उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। वे कहते हैं कि कभी कभी जब परिस्थितियां सही होती हैं तो आप चट्टान के किनारे पर गोले देख सकते हैं, उन खोए हुए यात्रियों के प्रतीक जो कभी अपना घर नहीं पाएंगे,
जैसे ही कहानी खत्म हुई, कैंपरों को एक भयानक खामोशी में छोड़कर मैंने आगे रोशनी देखी। राहत की एक लहर मुझ पर छा गई। हमने गति बढ़ाई और रेंजर स्टेशन को गतिविधि से भरा हुआ पाया, जिसमें आधा दर्जन लोग इधर उधर भाग रहे थे, ट्रक लोड कर रहे थे और रेडियो में चिल्ला रहे थे। हवा वास्तव में तेज होने लगी थी और मैंने दूर से गरज सुनी, अरे तुम बच्चों! एक बड़ी सी मोटी दाढ़ी और मूंछ वाला एक आदमी हमारी तरफ दौड़ा। ट्रकों में चढ़ो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने और लौरा ने बच्चों को एक पिकअप ट्रक में चढ़ाया। क्या हो रहा है? मैंने उस आदमी से पूछा। क्या तुमने नहीं सुना? हवा का एक और झोंका। विशाल तूफान प्रणाली हमारी ओर बढ़ रही है। पहले ही बवंडर आ चुके हैं। हम सभी को यहां से निकाल रहे हैं। चलो। हम सभी ट्रक के पीछे चढ़ गए। मैं गिर गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे अभी पंच किया गया हो। रेंजर आगे चढ़ गया और हम एक टेम्पररी रास्ते से नीचे निकल गए। मेरा सिर घूम रहा था। यह संभव नहीं था। कैसे? लौरा मेरे बगल में आ गई, अपनी आवाज को नीचे रखते हुए। तुम्हें कैसे पता कि हमें वहां से निकलना है? मैंने उसकी ओर देखा। मेरे चेहरे से सारा खून उतर गया था। मैंने रोशनी देखी थी। क्या? नहीं नहीं। उसने सांस ली, फिर खुद को संभाला। कितनी? मैंने गहरी सांस ली। 8। उसने सभी कैंपरों की ओर देखा जो अब एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बावजूद सो रहे थे। मेरे सह काउंसलर ने पहले के यात्रियों की कहानी सुनी थी और वो जानती थी कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी थी। रोशनी असली थी, लेकिन वे कभी रैंडम नहीं होती थी। अगर वे चमक रही थी, आगे पीछे घूम रही थी, एक छोटे से चाप में झूल रही थी, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास एक संदेश था, एक चेतावनी। प्रत्येक व्यक्ति जो मरने वाला था, एक रोशनी चमकती। तो बारिश आने से पहले झील के कैंप साइट के बारे में मैंने कैसे बताया था? किसी कई और व्यक्तियों की रोशनी देखना। मैं जब भी मुस्कोकास के जंगलों में जाता हूं, उन रोशनियों से हमेशा डरा रहता हूं।